वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हम इंटरनेशनल नर्सिंग डे के हवाले से, इंटरनेशनल नर्सेज डे के हवाले से इनफैक्ट बात कर रहे हैं और हमारे पास नर्सेज मौजूद हैं। तीन का ताल्लुक जो है मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल से और माही जो हैं ये रेलवे हॉस्पिटल से हैं। शौकत साहब हैं, शौकत के साथ हमना हैं जो कि OT नर्स हैं और जारिश हैं जो कि ICU में काम करती हैं। अच्छा हमना, ये इतना मुश्किल सा फील्ड आपने सिलेक्ट कर लिया है, क्रेडिट सारा जो है, अगर अच्छी सर्जरी हो तो सारा क्रेडिट सर्जन को जाता है, बुरी हो तो भी सर्जन को जाता है। स्टाफ को किसी को पता भी नहीं होता अंदर कितने लोग थे और क्या क्या कुछ जो है वो चल रहा था। सो ये कभी लगता है कि मतलब एक ऐसी जॉब है कि जिसमें आपको ड्यू क्रेडिट शायद नहीं मिलता? नहीं, ऐसा फील इसलिए नहीं होता। लाइक अगर जो आपके सर्जन्स हैं, जो डॉक्टर हैं, वो अगर आपको अंदर अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है, क्योंकि कोई भी सर्जन या कोई भी डॉक्टर सर्जरी परफॉर्म नहीं कर सकता विदाउट एनी सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट और सर्जिकल टेक्नीशियन। उनको हमेशा एक असिस्टेंट चाहिए होता है कि वो सर्जरी परफॉर्म कर सकें। तो लाइक अगर वो आपको ये कह देते हैं कि आपकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है, कि आपकी वजह से ही हमने पेशेंट को जो है बचा लिया है या इस तरह से कुछ, तो वो जो कुछ वर्ड्स होते हैं ना वो आपको याद रहते हैं। चलो मैंने किसी के लिए ऐसा किया कि किसी की ज़िंदगी बच गई है। तो फिर आप घर जाते हो, आप सबको ये बात बताते हैं, आज मैंने एक बंदे की जान बचाई है, आज मैंने एक बंदे की जान बचाई है। तो ये जो एक अंदर की एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन और खुशी होती है ना, ये बहुत मैटर करती है आपके लिए। I'm sure, हाँ। तो इसलिए ये चीज़ें इतनी नहीं करती कि आपको क्रेडिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अगर आपका हॉस्पिटल, आपकी मैनेजमेंट आपको क्रेडिट दे रही है तो ये बहुत एक अच्छी बात है। और उसके अलावा लाइक हमारे हॉस्पिटल में तो ये है कि मंथ के हिसाब से जो है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनते हैं, एंड उसके साथ साथ ये सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, अप्रिसिएशन लेटर्स मिलते हैं, इनके कैश अवार्ड्स भी मिलते हैं। तो एक वो चीज़ है कि अगर एक बंदे ने, जैसे आज मैंने लिया है, तो नेक्स्ट औरों की भी यही ख्वाहिश होगी कि हम भी ऐसा ही काम करें कि हमें भी यही चीज़ मिले। तो एक कंपटीशन जो होता है ना, वो एक बहुत ज़रूरी होता है सेम फील्ड के अंदर। और फ़ायदा किसको जाएगा? पेशेंट को। पेशेंट को, क्योंकि जो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, हमें नहीं पता होता कि बेशक वो इंटरनेशनल हॉस्पिटल में आ रहे हैं, लेकिन वो अपना सब कुछ बेच कर आए होते हैं, अपने घर, अपनी गाड़ियाँ, सब कुछ, सिर्फ किस लिए कि हमारी जान बच जाए, या जिनके वालिदैन आते हैं कि हमारे वालिदैन की जान बच जाए किसी तरीके से। तो उसमें भी अगर हम ये सोचें कि यार नहीं, हमें क्रेडिट नहीं मिलता तो हम क्यों किसी के लिए ऐसा सब कुछ करें, तो वो एक बहुत, जैसे कह लो कि हम ये नहीं सोचते कि हमने भी नेक्स्ट टाइम हॉस्पिटल जाना है, कोई हमारे बारे में नहीं सोचेगा। हम सोचेंगे तो कल को कोई हमारे बारे में सोचेगा, नहीं तो कोई नहीं सोचेगा। तो ये चीज़ होती है। तो हम ना कभी कभी ये भी तो होता है ना, जैसे अभी जिक्र कर रहे थे शौकत कि आपने बड़ी कोशिश की लेकिन पेशेंट जो है वो सर्वाइव नहीं कर सका, तो डीलिंग विद डेथ्स डेली, ये भी तो एक बहुत मुश्किल काम है इंसान के लिए। मतलब ट्रॉमा होता है वो। लाइक आप पहले स्टार्ट में तो ऐसा होता है कि आप 2 डेज़ 3 डेज़ आपको नींद नहीं आती, आपको भूख नहीं लगती, क्योंकि आपके सामने एक ऐसा वाक़या हुआ होता है जिसमें इंसान के फिर भी दिल में होता है कि मैं अगर ऐसा कर लेता तो मे बी कि वो बच जाता, मे बी वो बच जाता। हमेशा चाहे आपने अपना 100% भी क्यों ना दिया हो, लेकिन ऐसी सिचुएशन में हमेशा लगता है कि शायद 1% कहीं ना कहीं रह गया था। या फिर इंसान ये सोचता है कि शायद ये तकलीफ़ जो पेशेंट ने अभी देखी है और जो आगे उसको देखनी पड़ती तकलीफ़, अगर वो ना रहता या कुछ इस तरह से, तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप हर पेशेंट को अगर अपनी फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करो कि अगर आपके सामने भी एक डेथ होने वाली है तो आप उसको कैसे डील करो, कैसे करोगे। बिल्कुल सही करिए। अच्छा माही, इमरजेंसी में ये मामला बहुत ज़्यादा होता है। जी जी, ऐसा, क्योंकि इमरजेंसी का मतलब यही है कि वहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन है कि लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन है। आप कैसे डील करते हैं, क्योंकि ये एक मुश्किल काम है? ये वाकई बहुत मुश्किल काम है। हमारे पास मोस्टली ऐसे केसेस आते हैं जो ब्रॉड डेड होते हैं, ठीक है। उस पेशेंट को मैनेज करना टू मच डिफ़िकल्ट होता है। मतलब फैमिली को ये चीज़ बताना कि आपका पेशेंट जो है वो हमारे पास एक मतलब कि मुर्दा हालत में हमने मतलब वो रिसीव किया है, क्योंकि उनकी यही कोशिश होती है कहीं ना कहीं कि ये किसी तरीके कुछ ना कुछ करें हमारे पेशेंट के लिए ताकि ये सर्वाइव कर सकें। और मोस्टली ऐसा नहीं होता। उस सिचुएशन को डील करना और उनको वो चीज़ समझाना ये टू मच डिफ़िकल्ट होता है, पर एज अ ड्यूटी हमें बताना पड़ता है। और ऐसे केसेस डेली बेसिस में इमरजेंसी में बहुत सारे आते हैं। अब रिसेंटली रात को ऐसी एक डेड बॉडी रिसीव हुई हमें, तो हम उनको ये चीज़ बता रहे हैं, क्योंकि हमने ECG की, नो पल्स, नो BP, नथिंग एज, कुछ भी नहीं था।
तो वो फिर भी एक चीज़ कह रहे थे कि नहीं आप लोग कोशिश करें, आप CPR करें, आप कोशिश करें। वहाँ पे फ़ायदा नहीं था ना करने का, क्योंकि वो उससे डेड बॉडी ख़राब होती है, इंसान की रिब्स जो हैं वो टूटती हैं, टूट जाती है ना। तो वो सिचुएशन बहुत टफ थी। फिर हमने उनको समझाया, एक बंदे ने समझाया, डॉक्टर ने बताया, स्टाफ ने समझाया। एट द एंड मतलब उनको ये चीज़ समझनी पड़ी। पर इस सिचुएशन में क्या कहते हैं, पेशेंट के घर वालों को काउंसिल करना और उनको समझाना टू मच डिफिकल्ट होता है। पर और अपने ऊपर जो स्ट्रेस आता है, मतलब एक इंसान ही है ना, अब वो ऐसा था कैसे ना आप कि उस फीमेल की एज जो थी 32 थी, उसकी बिल्कुल छोटी सी बच्ची थी। वो जब रो रही थी कि वो देख के मतलब मेरी खुद आंखों में ना आंसू आ गए ना। तो उसको ये तसल्ली दी जा रही थी कि तुम्हारी मम्मा ठीक है बिल्कुल, पर वो कह रही थी नहीं आप लोग झूठ बोलते हैं, मेरी मम्मा को कुछ हो गया है। पर वो जब चीज़ देखी ना तो मैं खुद मतलब कि 3-4 घंटे तो मुझे समझ ही नहीं आई ना। मतलब फ़ौरन से मेरा ध्यान अपनी फैमिली की तरफ गया ना कि आया जब हमारे साथ खुद ये चीज़ होती है तो मतलब कितना ये पेनफुल है ना चीज़। तो ये चीज़ें यही सवाल आपसे भी जारिश, क्योंकि आप भी ICU में हैं एंड ICU इज आल्सो डीलिंग विद दिस सिचुएशन ऑल द टाइम। लेकिन ICU तक पेशेंट आते आते एमरजेंसी से जब आता है या OT से कोई पेशेंट सिक होके आता है, तो वहाँ से जब पेशेंट आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अटेंडेंट्स की थोड़ी बहुत काउंसलिंग हुई होती है, एक्सेप्टेंस आ चुकी होती है जी उनमें, हाँ। थोड़ी बहुत काउंसलिंग हुई होती है। और जब आगे हमारे पास ये पेशेंट आता है तो जो हमारे ड्यूटी डॉक्टर्स होते हैं, जब वो पेशेंट से रिलेटेड कोई भी बात करते हैं तो वो अटेंडेंट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल काउंसिल करते हैं कि आपका पेशेंट क्रिटिकल है और क्रिटिकल होने की वजह से मतलब ये चीज़ हो सकती है, या अगर कोई प्रोसीजर भी करना होता है तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स वो बताते हैं कि मतलब आपका पेशेंट जो है इस सिचुएशन से गुजर सकता है। तो सेकंड हमारे पास ये चीज़ होती है कि एक कंसर्न होता है, जब हमने कोई प्रोसीजर करना होता है तो हम उसके ऊपर उनसे साइन ले लेते हैं अटेंडेंट से कि मतलब इसमें जो है आपका पेशेंट क्रिटिकल हो सकता है। इवन समटाइम ये भी होता है कि कुछ प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं उसमें डेथ होने के चांसेस भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना अटेंडेंट्स को काउंसिल किया जाता है, इस बारे में बताई जाती हैं पहले। बिल्कुल सही। अच्छा, अब एक डिबेट जो है उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी। ख़वातीन ज़्यादा अच्छी नर्स होती हैं या मेल ज़्यादा अच्छे नर्स होते हैं? फीमेल्स। आप चलें बताएं मुझे। ये बहुत एक टफ क्वेश्चन है Controversial क्योंकि यहाँ पे जो मेल है वो एक ही है, यहाँ पे है सारी खवातीन तो लेकिन ये कोई बात नहीं, अपना मुकदमा तो अच्छी तरह से लड़ सकते हैं। नहीं और तो अपना मुकदमा अच्छे से लड़ लेती है। हाँ, लड़ने वाले काम औरतें अच्छी करती हैं। मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझा देता हूँ। ठीक है, जो मैंने देखा ना, जो मेरे एक्सपीरियंस है, जो पेशेंट हमारे पास स्पेशली ICU की बात करूँ, क्योंकि हर 2-3 घंटे बाद हमने उनका वो पोस्टर चेंज करना होता है, पोजीशन चेंज करना होता है, तो एज कम्पेयर टू फीमेल, समझ रहे हो ना, हाँ, got it. मेल में थोड़ी सी पावर या स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, जान ज़्यादा होती है। नो डाउट फीमेल अपनी जगह ठीक है, कल्चरली लेकिन सोशली भी वो किसी को ऐसे करके भी Yes. उठा सकता है, क्लोज कांटेक्ट भी बिल्कुल, जा सकता बिल्कुल। है। खातून लड़की जो है भले बहुत बूढ़ा पेशेंट है तब भी वो नहीं कर सकती। वो Exactly, सोशली ऐसा ही है। एक कल्चरली वो एक उसके ऊपर एक तो है। हमारी बदकिस्मती समझे या खुशकिस्मती समझे कि पेशेंट खुद ही कहते हैं नहीं मेल को भेजें मेरे पास। अच्छा, तो ये चीज़ें जो है ना वो मैं समझता हूँ कि मेल को ज़्यादा जो है ना वो फेस करनी पड़ती है, या कोई भी प्रोसीजर होता है, या देखिए जैसे हमने कहा कि OT के अंदर हम 8-8 10-10 घंटे खड़े रहते हैं, सक्राब तो रहते हैं। नो डाउट बहुत टफ होता है। अच्छा, लेकिन मैंने ना मैं जब जाती हूँ हॉस्पिटल, मैंने ऑब्जर्व किया है सबसे अच्छे जो जूते पहने होते हैं ना वो नर्सेज ने पहने होते हैं। कंफर्टेबल कंफर्टेबल हैं। और मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ इसलिए कि, और जिस नर्स ने सबसे अच्छे कंफर्टेबल जूते पहने होते हैं ना मुझे उस पर सबसे ज़्यादा यकीन आता है। और तरस आता है उसके कि ऊपर। नहीं, मुझे यकीन आता है कि इसका मतलब है कि इस बंदा या बंदी को पता है कि इसने क्या काम करना और कैसे करना है। इफ शी और ही कैन मैनेज हिमसेल्फ तो इसका मतलब ये दूसरों को भी मैनेज कर लेगा या कर लेगी। बिल्कुल। मुझे नहीं समझ आती कि आप टिक, अब तो नहीं पहनते खैर, लेकिन एक ज़माने में टिक 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 वाले जूते भी पहने होते थे। नहीं, वो तो लोगों ने। खैर अलाउ भी नहीं है, क्योंकि जो शूज मैं सरकारी हॉस्पिटल्स की बात कर रही हूँ। कई दफ़ा वहाँ चले जाएं तो वहाँ पे आपको मैं शॉक्ड हो जाती हूँ कि यार आई मीन कम ऑन थोड़ा सा। अच्छा, वैसे इस बात पे ना मैं एक कमेंट्स करूँगा कि जो हमारी गवर्नमेंट सेटअप है ना, वहाँ की जो नर्सेज है या वहाँ की जो हेल्थ केयर स्टाफ्स होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से ना एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। इस चीज़ पे ना मेरे ख्याल में काम होना चाहिए
कि देखिए अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं जाता हूँ ना, तो वहाँ का जो माहौल होता है या वहाँ जो केयर प्रोवाइड किए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट काफ़ी डिफरेंस होता मैं है। असल में सरकारी नौकर जहाँ पे भी हो ना, वो नौकर तो होता ही नहीं है ना। वो सरकार, वो कहते हैं हम ही सरकार है। नहीं देखिए, हम चिकन सरकारी बैलेंस, नौकर नहीं, हम सरकार हैं। चिकन बैलेंस रखे ना, तो देखिए मैं खुद अपनी बात बताता हूँ ना, जो मारूफ में हम करते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में मैं जाता हूँ ना, या जो भी होता है स्पेशली मास्क के हवाले से, तो सबको ये लगता है कि देखिए सर आ रहे हैं, मास्क पहन लीजिए, मास्क पहनो, मास्क पहनो। वजह चिकन बैलेंस है। अगर मैं उस चीज़ को ना देखूँ, उसको बैलेंस ना रखूँ, ना कहूँ, तो कोई उस चीज़ को जो है ना वो सीरियस लेगा ही नहीं, केयर नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं पूछता हूँ, उस चीज़ पे मेरा यानी कि फोकस ज़्यादा है, तो हर कोई वो मास्क पहन लेता है, प्रॉपर जो है ना वो उस पर कंप्लाइंस अच्छी मिलती है। तो जब अगर अब इस पे सब इत्तेफाक करते हैं कि मर्द जो हैं बेहतर नर्सेज हो सकते हैं बिकॉज ऑफ कि उन्हें उठाना, लिफ्टिंग, बिठाना, लिटाना, इस तरह की जो फिजिकल स्ट्रेंथ वाले काम है वो ज़्यादा अच्छी तरह से कर क्योंकि सकते हैं। मेल्स के लिए अदर चैलेंज होते हैं ना, फीमेल को मेल की ज़रूरत पड़ती है हॉस्पिटल में, उसमें कोई भी सिचुएशन हो सकती है। मोस्टली ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं वो बदतमीजी भी करते हैं फीमेल के साथ, फिर उस सिचुएशन में हमें मेल की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि मेल जो है ना, मेल ज़्यादा अच्छा, प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से ना एक क्रेडिट फीमेल को जाती है। देखिए मेल स्टाफ फीमेल पेशेंट को डील नहीं कर सकता, फीमेल कर सकती है। फीमेल करता है, ये क्रेडिट इनको जाता फीमेल मेल को कर सकती है, है, ये क्रेडिट इनको जाता है। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है कि जो पल्स नोट करना है जी जी। उसमें क्यों प्रॉब्लम्स आते हैं? आई मीन इतनी तो आप लोग ही मैनेजर से मुझे शिकायत है, जो ट्रेनीज होते हैं उनको क्यों आप लगा देते हैं कि चलो जाके कोशिश करो, नहीं हुआ तो फिर बुला लेना। देखिए वो पहला करेंगे, जो लर्निंग फेज होता है ना, नहीं होता तो फिर बुला लेना। जो लर्निंग फेज होते हैं ना, उसमें बेसिक आपके वाइटल्स आते हैं। अब आई नो वाइटल्स तो आ जाए, मगर वो मतलब वेन्स पंक्चर कर रहे हैं, उन्हें अंदाजा नहीं, अच्छा मैं समझो वाइटल्स की बात हो रही है। चेक करें। नहीं, मैं तो ब्रेकिंग की बात कर रही हूँ। मैं तो कह रही हूँ अगर आपने देखिए, कैनुला उसमें पास करना है तो उस तक के लिए भी ट्रेनिंग को भेज देते दो हैं। चीज़ें हैं, नहीं नहीं नहीं, वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस में ना मैन परफेक्ट। अब मैं प्रिक करूंगा तब जाके मुझे सीखने को मिलेगा ना। अब मैं एकदम तो वो सारी एक्सपर्टीज या स्किल्स मेरे अंदर नहीं आएंगे। लेकिन ये मेरे साथ हुआ ना, मैं अपनी मदर को लेके गई और अब वो मैं देख रही हूँ, अब आप कितनी देर पोलाइट रह सकते हैं, आपको अंदाजा हो रहा है कि नहीं आ रहा। फिर मैंने उसे कहा भाई रहने दे, ट्रेंड बंदा लेकर आए जिसको काम आता है। अगर हमने ये टेस्ट एंड ट्रायल करना होता तो इतने पैसे देके यहाँ पर ना आ रहे होते। हमें भी पता है कास्ट डिस्पेंसरी और छोटे मोटे अस्पताल हैं, वहाँ बैठ जाते। सो आई थिंक ये एक एथिकल प्रैक्टिस। अच्छा, उसमें मेरी बात सुने, ऐसा नहीं है, इसमें ये चीज़ भी होती है, बहुत एक्सपर्ट बंदा भी हो ना, एज फैक्टर होता है, उससे भी प्रिक हो जाती है। इसमें ये चीज़ नहीं है, ट्रेनिंग है जो है, मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं जल्दी कर लेते नहीं हैं। कर लेते हैं, पर प्रिक अगर वो पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है ना। अब एज फैक्टर होता है, जब इंसान 70 प्लस एज में होता है तो उनको आईवी करना ज़्यादा थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। उसको फिर मैनेज करना बहुत एक्सपर्ट बंदा जो है ना, उसके हाथ से भी नहीं होती, मोस्टली ऐसे होता है। और इसमें क्या कहते हैं ना, एक तरह की ट्रिक है और एक बंदे का हाथ है जिसका चल जाए तो चल जाए। अच्छा, उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, फैमिली या पेशेंट कहते हैं ना मुझे मिसप्रिक नहीं होना चाहिए, और वो वही फिर जाता है। होता है, और फिर होता है। तो ये फैमिली से या पेशेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है ना कि लेट हिम डू, ठीक है, आप How बिल्कुल many रिलैक्स times? नहीं अब ये भी बता दें, how many times let him? मोस्टली ये देखिए, इसमें ये चीज़ होती है, हम उनको ना ये चीज़ कह रहे होते हैं कि आप हमें हमारा काम करने दें, आपका काम ठीक होगा। वो कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कह रहे हैं नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे करें, वो वही पेशेंट ज़्यादा खराब होता है। और जैसे आपने बताया लर्निंग फेस वगैरह, वो लाइक उस सिचुएशन में होता है, वहाँ पे लोग सीखते हैं। जैसे आईसीयू है या ओटी है, जो पेशेंट अपने सेंसेस में नहीं है, उसको पेन नहीं हो रही, आप उस पर दे सकते हो, ट्राई कर सकते हो, सीख सकते हो। लाइक मुझे पता है कि मैंने भी जब फर्स्ट टाइम कैनुलेशन की थी तो मैंने एक आईसीयू के पेशेंट को की थी, और लाइक वो अपने सेंसेस में नहीं थी और उनको नहीं फील हुआ। बट ये है कि एक अवेक पेशेंट के ऊपर ट्रायल करना तो एक बहुत मुश्किल। मुश्किल उसमें हम बात भी ये है कर और सकते बुरी हैं, बात है। लाइक हम पेशेंट को बता देते हैं कि ये हमारा स्टूडेंट है और अगर आपकी इजाज़त हो, परमिशन हो,
तो कोई भी क्या- नहीं देगा No one इजाजत। allowed. No one allowed. नीडल फोबिया, आई थिंक बंदे को जो है ना हॉस्पिटल जाने में जो सबसे बड़े फोबियाज में से एक फोबिया दैट इज नीडल फोबिया, कि वो, और इसीलिए नर्सेज जो है उन्हें अच्छे भी ज़्यादा नहीं लगते क्योंकि वो सब आके जो है वो सुइयाँ लगा रहे होते हैं। कई बुजुर्ग जो सादे होते हैं ना, जी जी वो तो यही कहते हैं कि ये फिर आ गया है, ये फिर और मैंने वो करेगा, ले चलो मुझे यहाँ से, मैंने तो यहाँ नहीं नहीं, रहना। अब उसमें ये भी चीज़ होती है ना, जो हमारे पास सीखने के लिए स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों ने उनको भी ट्रेन करना अच्छा, होता है। ये इसका बताइएगा, जैसे डॉक्टर्स वगैरह की ट्रेनिंग के लिए तो उन्हें दिए जाती हैं, मतलब वो तो परफॉर्म करते हैं नॉन लिविंग ह्यूमंस के ऊपर सर्जरीज वगैरह, तो आप लोगों का तो नहीं है इस तरह से, आप लोगों को तो फिर प्रैक्टिस में इसी तरह जी, से इसी तरह देखिए से सीखना पड़ता है। जो हमारी करना एनईएस है, की और क्लासेस जब तक होती है करेंगे नहीं, हमें उसमें कुछ आएगा हम नहीं। डेमी के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पे हम सिखाते हैं, बल्कि हमने सीखा भी है कि इनिशियली आपको डेमी के ऊपर प्रैक्टिस जो है ना वो मिल जाता है और आगे जाके फिर आप प्रैक्टिकल में आ अब तो ये जाते चीज़ हो। इतनी एडवांस हो गई है कि अब तो जैसे ह्यूमन हैंड है या कुछ इस तरह की चीज़ें वो आपको मिलती है बनी हुई, आप उसके ऊपर इजीली जितने मर्जी प्रिक्स करना चाहो आप कर सकते हो, और अगर आप डबल प्रिक करते हो वो पता भी चलता है कि आपने डबल प्रिक बिल्कुल, किया है, तो उसमें आपको उसमें अंदाजा हो जाता आपके है। हाथ में या उस डमी के हाथ में कोई डिफरेंस नहीं है। अब इतना एडवांस हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह इवन कि हर उसमें चीज़ बैक आ फ्लू भी चुकी आते है। हैं डेमी की, कि आपको अंदाजा हो जाता है, कंफर्म हो जाता है कि आईवी हो गई है। आईवी हो बिल्कुल गई है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए चैलेंजेस क्या हैं इस प्रोफेशन के जो आप लोग समझते हैं, वन बाय वन। पहले मैं इधर से शुरू करूंगी, जारिश से। चैलेंजेस जो हैं वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो चैलेंज है वो हमारे लिए, अभी तो अटेंडेंट्स की काउंसलिंग की ही बात हुई है, इनको काउंसल करना ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हम नहीं काउंसल कर पाते, थोड़े टाइम के बाद जो है काउंसल हो तो जाते हैं, बट उसमें जो है हमें बहुत सारी चीज़ों को बियर करना पड़ता है। सम टाइम तो अटेंडेंट्स जो होते हैं ना बहुत शाउट करते हैं, कुछ लोग जो हैं हॉस्पिटल के शीशे तक तोड़ के चले जाते हैं, इस चीज़ को मानने से इनकार करते हैं। उनको ये लगता है कि शायद हमने उनका पेशेंट जो है मारा है, मतलब वो इस तरह से करते हैं रिएक्ट। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज और ये होता है। बहुत बुरी बात है। और ये सारे जो चीज़ें हैं हमारे सामने हो चुकी हैं। और क्या गुजरती है जब आप लोग जब ये सारा कुछ देख रहे होते हैं, तो क्या फील करते हैं? फील तो बहुत बुरा होता है हमें कि मतलब हम इस प्रोफेशन में हो के सब कुछ आता है हमें, सब कुछ करके भी पेशेंट को सेव नहीं कर पाए। बट ये है कि जो इसमें खुदा की मर्जी होती है, होना तो वही होता है। तो बस बिलाशुबा, बिलाशुबा। माही, आपके ख्याल में इसके अलावा ये एक चैलेंज जारिश ने बता दिया। मेरे ख्याल में तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारी अपनी पर्सनल लाइफ पे है। क्यों, बाजूकात ऐसा होता है कि फैमिली में कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, हमें छुट्टी नहीं मिलती। कोई इमरजेंसी आ गई है, किसी स्टाफ की तबीयत ख़राब होगी, आपका ऑफ है, तो आपको ड्यूटी पे आना है। मतलब वो पूरी लाइफ आपकी ना थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। पर ये है कि उस चीज़ पे हम लोग वो नहीं करते, हम कहते हैं हम जब आया इस चीज़ प्रोफेशन में आए हैं तो इट्स अ ड्यूटी। पेशेंट का क्या कसूर है? स्टाफ की तबीयत ख़राब होगी, पेशेंट की तो नहीं ना गलती, हमें पहुंचना चाहिए। मेरे ख्याल में तो सबसे बड़ा जो हमारी पर्सनल लाइफ पे अफेक्ट करता है ना, ये चैलेंज है कि हमें हर सिचुएशन में, हर उस चीज़ में ना फर्स्ट प्रायोरिटी वही है कि हॉस्पिटल, ड्यूटी, पेशेंट। और मेरे ख्याल में ये बहुत टफ होता है। ये बहुत टफ होता है, बिल्कुल सही। पर्सनल लाइफ के साथ ये चीज़ को मैनेज करना। आई अंडरस्टैंड, बिल्कुल। आप क्या कहेंगे शौकत साहब? जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस से, बीइंग अ नर्स, आपकी सोशल लाइफ है ना वो तकरीबन ख़त्म हो जाती है। लेकिन यही जिक्र तकरीबन माही ने किया है कि आपकी पर्सनल एंड सोशल लाइफ जो है वो बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती बाकी इसके अलावा जो चैलेंजिंग है वो आप जिस सेटअप में या जिस हॉस्पिटल में आप काम करते हो, वहाँ पे अगर आपको टीचिंग मटेरियल या टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें नहीं मिलती ना, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाते हैं। यानी आपको लगता है कि चैलेंज ये है कि लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है? नहीं है, कम ठीक है। और आप क्या कहेंगी हमना, क्या चैलेंज? लाइक इन सारे डिपार्टमेंट से तो मैं यही कहूँगी कि जिस तरह पेशेंट को काउंसिल करना और जो अटेंडेंट्स को काउंसिल करना, ये तो ओटी से एक बिल्कुल अलग चीज़ आ जाती है, क्योंकि हमारे पास पेशेंट आता ही तब है जब वो काउंसिल हो चुका होता है सर्जरी के लिए, उसके अटेंडेंट्स तैयार होते हैं, क्योंकि हमारे सर्जरी के कुछ ऐसे प्री ऑप में कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है जिसमें हम पहले बता देते हैं पेशेंट को कि ये हाई रिस्क फॉर्म है। ये इसलिए है कि इन केस ऑफ डेथ
जो है आप एग्री करते हैं know, कि आपने हमारे ऊपर दे दिया पेशेंट को। लेकिन अदरवाइज आपके ख्याल में क्या चैलेंज है जिसको आप चाहेंगी हाईलाइट सबसे करना? ऑपरेशन थिएटर में सबसे बड़ा चैलेंज होता है आपने पेशेंट के स्टेरिलाइजेशन का बहुत ख्याल रखना है कि उसको ऑपरेशन के ड्यूरिंग ऑपरेशन उसको इन्फेक्शन ना हो। पोस्ट ऑप तो ऐसा होता है ना कि उसका वूंड क्लोज है तो फिर उसको इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन आपके सामने ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट एक ओपन बॉडी होती है, उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई भी ऐसी फॉरेन बॉडी जा सकती है जिसकी वजह से सिर्फ आप जो हो आपकी वजह से हो सकता है। तो हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। अब लड़कियां हैं, लड़कियों को शौक होते हैं रिंग्स पहनना, नेल्स बड़े करना, नेल पेंट्स लगाना, ज्वेलरी पहनना, बालों के स्टाइल बनाना। ये चीज़ एक आप जब आ जाते हो ऑपरेशन थिएटर के अंदर ना, तो आपको इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो कभी कभी तो डिफरेंस नहीं होता कि लड़के का हाथ कौन सा है, लड़की का हाथ कौन सा है। ये काफ़ी एक कॉमन चीज़ हो जाती है कि आपके जो शौक होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं खुद ब खुद। फिर आपका दिल नहीं करता, आपके बाल नहीं नज़र आने चाहिए, क्योंकि एक बाल है वो पेशेंट के अंदर जा सकता है, उसके ऊपर पेशेंट को बहुत इवन जो infection हो सकता है। सर्जन्स हैं दे शेव देयर हेयर टू, क्योंकि exactly. उन्हें करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा ही है। वो ऐसा है। अब नेल्स रखने का किसको शौक नहीं होता, लेकिन आप मेडिकल स्टाफ नहीं रख सकते हो क्योंकि निडल से ज़्यादा आपके नेल का पेन हो जाएगा पेशेंट को। और पेशेंट खुद भी ये बोलता है कि भाई आपके नेल्स बड़े हैं या कुछ इस तरह की बात है, नहीं अलाउड है ये ऐसी चीज़ें। और दूसरा ये कि पेशेंट की स्टेरिलाइजेशन को आपको ऐसे भी ख्याल रखना है कि आप जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हो पेशेंट के ऊपर वो फुली स्टेराइल होने चाहिए। अगर आपके इंस्ट्रूमेंट्स गंदे हैं, मैंने देखा है मोस्टली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ऐसा होता है कि वहाँ पे स्टेरिलाइजेशन वगैरह के इतने नहीं होते, उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, तो वहाँ पे इन्फेक्शन रेट भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू किसी प्राइवेट लोगों के एंड पे एक तो फैसिलिटीज़ नहीं है, दूसरा लोगों के एंड पे नेग्लिजेंस भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। तो अब हमारे हॉस्पिटल में जैसे मारूफ में है कि हमारा एक अलग डिपार्टमेंट होता है, CSSD डिपार्टमेंट होता है, उसमें सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट होता है, उसमें हर चीज़ को स्टेराइल किया जाता है। इवन के जो आपके गॉज होते हैं जिससे आप साफ़ करते हो पेशेंट को, वो तक स्टेराइल होते हैं। उसमें 0% चांस होता है कि उसकी वजह से हम ना कोई जब हो आप जाए। किसी को बताती हैं कि आई एम नर्स, OT नर्स, तो क्या रिस्पॉन्स होता है लोगों का? लोग उनको पता नहीं है कि OT नर्स में क्या होता है, उनको लगता है बस नर्स का काम होता है या टेक्स का काम होता है पेशेंट को लेकर जाना लेकर आना। उनको नहीं पता कि आपकी हाफ ऑफ द सर्जरी डिपेंड करती है आपके असिस्टेंट के ऊपर। बिल्कुल। अगर आपका असिस्टेंट अच्छा है आपकी सर्जरी स्मूथली होती है और अच्छी होती है। कितने लोग मौजूद होते हैं एक सर्जरी के वक्त? आई मीन एक तो मॉनिटरिंग पे होता है आपके वाइटल्स के ऊपर, वो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट होता है। ठीक है। एनेस्थीसिया में एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होता है वहाँ पे और एक एनेस्थीसिया का टेक होता है वहाँ पे, जिसको देखना होता है, ड्रग्स देने होते हैं, क्योंकि ऐसा होता है पेशेंट को हमने ड्रग्स दिए हैं लेकिन सर्जरी लंबी है, पेशेंट वापस आना शुरू हो जाता है एनेस्थीसिया से, तो उस चीज़ को मैनेज करना, ब्लीडिंग हो रही है, प्रेशर्स कंट्रोल करना, एक ये बहुत हैवी जॉब होती है। आई नो। और बीइंग अ सर्जिकल टेक ऐसा होता है कि हमें ये ख्याल रखना पड़ता है कि हमारे सर्जन का नेक्स्ट स्टेप क्या है। एक तरह से हर सर्जिकल टेक खुद भी एक डॉक्टर होता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे डॉक्टर का नेक्स्ट स्टेप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए उसके लिए, क्योंकि आप वेट नहीं कर सकते हो वहाँ पे। अगर एक चीज़ आपके सामने है और एक क्रिटिकल सिचुएशन है, अब आपको डॉक्टर समझाएगा नहीं कि मुझे ये करना है या ये करना है, आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे क्या होता है। तो ये चीज़ें लोगों में नहीं पता उनको, वो सोचते हैं कि ये एक कॉमन सी चीज़ है, नर्स है। इवन कि मैंने बहुत जगहों पे देखा है कि नर्सेस को बदतमीज़ कहा जाता है कि नर्सिंग स्टाफ बहुत बदतमीज़ होता है, उनको तमीज़ नहीं होती या नर्सिंग को वो इज़्ज़त नहीं मिलती है। वो लोग समझते हैं क्योंकि ये तो एक नर्स है, हम डॉक्टर से बात करना चाहते हैं। लोगों को नहीं पता कि नर्स, टेक्स और जितना भी पैरामेडिक स्टाफ होता है, डॉक्टर्स भी इनके ऊपर डिपेंड करते हैं जी। ये नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा, डॉक्टर अकेला पूरा हॉस्पिटल नहीं चला सकता। और इसीलिए अच्छे सर्जन्स हैं, उनकी अपनी फिक्स टीम्स होती हैं जिनके साथ वो ऑपरेट करते हैं। फिक्स टीम्स। अब मैं जनरल सर्जरीज की हूँ, मुझे पता है कि मेरे छोटे प्रोसीजर्स भी हो सकते हैं, बड़े प्रोसीजर्स भी हो सकते हैं, उस हिसाब से हमें टीम मैनेज करना है, पूरे टाइमिंग मैनेज करनी है, हर एक प्रोटोकॉल का ख्याल रखना है, स्टेरिलाइजेशन का ख्याल रखना है। सर्जन ने आना है, सर्जरी करनी है, चले जाना है। आपको थ्रू आउट पेशेंट के सोने से उसके जागने तक, उसके हमारे ऑपरेशन थिएटर से निकलने से रिकवरी तक, हर चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अभी मैं आपसे पूछूंगी कि ये एक्सपर्टीज़ जो डेवलप करनी है ये कैसे, अगर कोई इस प्रोफेशन में आना चाहे तो, और
खिदमत खल्क की नीयत से आना चाहें या ना चाहें, अब जब से ये पता चला है कि यार नर्सिंग का अच्छा से यहाँ से कोर्स कर लो तो इमिग्रेशन बड़ी आसानी से मिल जाती है और लाखों डॉलर में नौकरी मिल जाती है। आई थिंक दिस इज़ बिकम अ वेरी, और पाकिस्तान में है भी, मेरे ख्याल 4 इयर्स आप लोगों का बैचलर्स है ना, 4 इयर्स बैचलर्स आराम से आसानी से हो जाता है बाकी दुनिया की निस्बत, और ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर कर लेते हैं। सो विल टॉक अबाउट दैट, लेकिन पहले एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।